आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की रगों में बहता है, आरक्षण। सुनिए, आज जब कुछ तथाकथित मेरिट वाले लोग आरक्षण को मेरिट की हत्या कहकर कोस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तब दुनिया की एक बड़ी संस्था ऑक्सफोम इंटरनेशनल ने भारत के इसी आरक्षण नीति की वाहवाह की है। जी हाँ, वाहवाही। उनकी रिपोर्ट चीख-चीख कर कह रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण ने करोड़ों लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाया है, ताकतवर बनाया है। लेकिन सवाल यह है, असमानता सिर्फ पैसे की है क्या? नहीं, ये गहरी जातिगत है। जहां देश की लगभग 90% आबादी के बीच एक भी टॉप अरबपति नहीं मिलता और ऐसे में इसी आरक्षण को सरकारी तौर पर जो आरक्षण मिलता है, उसी आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण के नाम पर इसी आरक्षण को कमजोर करने की साजिश भी यहाँ के मनुवादी कई सालों से जो है कर रहे हैं। ये एक तौर पर संविधान पर सीधा हमला है, सामाजिक न्याय की हत्या है। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ में, और हम जानेंगे कि किस तरह से भारत की आरक्षण नीति ने वैश्विक स्तर पर अपना डंका बजाया है, किस तरह से जहाँ डावोस में इंटरनेशनल समिट चल रही है, जहाँ स्वयं अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट ट्रंप भी मौजूद है, वहाँ पे जो है आरक्षण की नीति को सराहा गया है। वहाँ पर भारत की आरक्षण नीति को सबने सराहा है और ये एक कड़ा तमाचा है उन मनुवादियों पर, उन विरोधी लोगों पर जो हमेशा आरक्षण को कोसते रहते हैं, और आज उनको ये जवाब मिला है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, तो आइए जानते हैं। आप सब जानते हैं कि आरक्षण ये भारत के संविधान की देन है, जिसे राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया। 1950 में लागू हुए संविधान में अनुच्छेद 15, 16 और 46 के तहत एससी, एसटी और ओबीसी के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका मकसद था कि सदियों से जो चली आ रही व्यवस्था है, मनुस्मृति की व्यवस्था जो थी, उसके तहत जो जातिगत भेदभाव था, उस भेदभाव को खत्म करना। इसी के तहत इस आरक्षण नीति को संविधान के अंतर्गत जो है इम्प्लीमेंट किया गया। भारत में जाति व्यवस्था ने लाखों लोगों को शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा। एससी और एसटी समुदायों को अछूत माना गया, जबकि ओबीसी को सामाजिक रूप से पिछड़ा। आरक्षण ने इन समुदायों को मुख्य धारा में लाया। उदाहरण के लिए 1950 में एससी एसटी के छात्रों की साक्षरता दर 10% से भी कम थी, लेकिन आज यह 70% के करीब पहुंच गई है। वहीं राजनीति में भी आरक्षण के कारण एससी एसटी के सांसदों की संख्या बढ़ी और जमीन उन्होंने जमीन सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज भी उठाई, जिसका बेनिफिट भी जो है एससी एसटी कम्युनिटी को और इवन ओबीसी कम्युनिटी को भी मिला। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि आरक्षण मेरिट को मारता है। क्या ये सच है? नहीं, मेरिट कोई जन्मजात चीज नहीं है, यह अवसरों से ही बनती है। जब 85% आबादी को सदियों से अवसर ही नहीं मिले, तो आरक्षण जो है उन्हें बराबरी का मौका देता है, कॉम्पीट करने का मौका देता है, और ये मेरिट को बढ़ावा देता है, क्योंकि विविधता से ही जो है बेहतर निर्णय होते हैं। और विश्व बैंक की रिपोर्ट्स भी कहती है कि आरक्षण ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, क्योंकि ज्यादा लोग जब इस अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी स्थापित हो रहा है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि जो लोग दिन रात आरक्षण को कोसते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि बिना आरक्षण के ये देश कितना पिछड़ जाता? आज आरक्षण के कारण इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज मुख्य धारा में आए हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो क्या ये लोग मुख्य धारा में आ पाते? अब बात करते हैं ऑक्सफैम इंटरनेशनल की जो हालिया रिपोर्ट है उसके बारे में। 2026 में जारी रिपोर्ट रेजिस्टिंग द रूल ऑफ द रिच, प्रोटेक्टिंग फ्रीडम फ्रॉम बिलियनियर पावर में जो ऑक्सफैम है, इन्होंने भारत के आरक्षण नीति को दुनिया के लिए कंपेलिंग एग्जाम्पल बताया है। रिपोर्ट कहती है कि जब पूरी दुनिया में अरबपति राजनीति पर कब्जा जमा रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा जमा रहे हैं, तब भारत का आरक्षण सिस्टम साधारण लोगों को सशक्त बनाता है, उन्हें ताकतवर बनाता है। और ये रिपोर्ट किससे कहती है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट। और ये सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, सब लोग इसको मानते हैं।
ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरक्षण संस्थागत समावेशिता मतलब इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिवनेस को बढ़ाता है, जो अरबपतियों के दबदबे के खिलाफ एक दीवार की तरह काम करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जो भी अरबपति है, वो सामान्य नागरिकों से 4000 गुना ज्यादा राजनीतिक पदों पर पहुंचते हैं। मतलब जो अरबपति है उसकी पहुंच बहुत ज्यादा होती है, बहुत सुपरसोनिक स्पीड से वो पहुंचते हैं। लेकिन भारत का सिस्टम, आरक्षण का सिस्टम इससे लड़ता है। यह रिपोर्ट दाओस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी वर्तमान में जारी है, जहां अमीरों की सभा होती है, फिर भी ऑक्सफैम ने भारत के आरक्षण नीति को जो है यहाँ प्रस्तुत किया और एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ये आरक्षण नीति कैसे वैश्विक स्तर पर भी अगर लागू होती है तो दुनिया के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जो इस तरह से सताए हुए लोग हैं, उनके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। यह सरना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में आरक्षण को राजनीतिक हथियार बनाया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये न्याय का मॉडल है। करोड़ों ने शिक्षा पाई, नौकरियां हासिल की, मंडल कमीशन आया, लाखों ओबीसी को जॉब्स मिला। सवाल यह है कि जो आरक्षण को क्रच कहते हैं, क्या वे ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ेंगे या फिर अपनी आंखें बंद रखेंगे? देखिए, असमानता जो है केवल पैसे की नहीं होती, बल्कि भारत में असमानता जाति से आती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है 2024 के मुताबिक भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति 88.4 जो इस देश के अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये जो भी अपर कास्ट है इनके पास है, जबकि शेड्यूल कास्ट का हिस्सा केवल 2.6, ओबीसी का महज 9%, जिनकी संख्या 52% है, और एसटी का 0 है। अपर कास्ट भारत की कुल जनसंख्या का केवल 10 से 12% हो सकता है, लेकिन वे लगभग 85% राष्ट्रीय संपत्ति पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। यानी देश की जो 80% आबादी है, एससी एसटी ओबीसी के बीच अब तक कोई भी बड़ा अरबपति नहीं उभर पाया है, जबकि अपर कास्ट से हम देखते हैं अंबानी, अदानी जैसे कई नाम हैं। ऑक्सफैम की 2022 की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में आर्थिक असमानता जाति, धर्म और क्षेत्र से जुड़ी हुई है। टॉप 10% लोगों के पास लगभग 80% राष्ट्रीय संपत्ति है और सबसे गरीब जो है 50%, सबसे अधिक गरीब, उनके पास केवल 1% की जो है संपत्ति है। ये असमानता जो है संविधान की भावना के खिलाफ है। आरक्षण जो है इसी खाई को पाटने के लिए है, लेकिन कई चैलेंजेस आज भी हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है और सरकारी नौकरियां घट रही है, और आज सबसे बड़ा खतरा निजीकरण से आया है। सरकारी कंपनियां, रेलवे, बैंक, पीएसयू में तो आरक्षण है, लेकिन निजीकरण से कई जॉब्स जो है प्राइवेट हाथों में चले गए हैं और प्राइवेट लोग जो है आरक्षण की वकालत नहीं करते, वो अपने इंस्टीट्यूशन में आरक्षण नहीं देते। अब मसलन देखिए एयर इंडिया का, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो गया है, हजारों सरकारी जॉब्स गायब हो गए, और ऐसे कई संस्था है गवर्नमेंट की कि जो प्राइवेटाइज हो गए हैं, जिसके कारण लाखों जॉब्स जो है एससी एसटी ओबीसी को जो मिलने थे वो नहीं मिले। इसलिए ऑक्सफैम कहते हैं कि अरबपति जो लोग होते हैं वो इस तरह की नीतियां बनाते हैं कि जो हमेशा असमानता को बढ़ावा देती है। तो इसलिए आरक्षण की जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। इसलिए आरक्षण जब रहेगा तब सभी को अपना हक मिलेगा, सभी को बराबरी मिलेगी। और आप जानते भी हैं कि निजीकरण संविधान के अनुच्छेद 46 का उल्लंघन है, जो कमजोर वर्गों की रक्षा करता है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य भी प्राइवेट हो गए तो गरीब और पिछड़े समाज के लोग जो है पीछे छूट जाएंगे। यह सामाजिक न्याय पर भी हमला है। दोस्तों, आरक्षण मेरिट की हत्या नहीं, एक सामाजिक क्रांति है। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है, जो हमें सराहना देती है वो आरक्षण की नीति को, ये हमें जगाती है। ये नीति करोड़ों को ताकत देती है, लेकिन फिर भी जातिगत असमानता और निजीकरण के खतरे से हमें लड़ना होगा। संविधान और आरक्षण और शिक्षा, ये हमें बचाने होंगे। यही हमारी असली लड़ाई है। आज जब आरक्षण की नीति को दुनिया मान रही है, तब भारत में आरक्षण की नीति पे हमले हो रहे हैं। लगातार आरक्षण जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनते हैं कि जो पिछड़े हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो आज भी पीछे छूट रहे हैं, उनको बराबरी के हक और अधिकार हमें दिलाने होंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे जो सांसद हैं उनको लेटर लिखना चाहिए, और स्थानीय स्तर पर जो है वो हमें जागरूकता भी फैलानी चाहिए, क्योंकि आरक्षण की जो नीति है ये बहुत संघर्ष के साथ में आई है। जो फुले शाहू अम्बेडकर, पेरियार का जो संघर्ष था, उसके बाद आरक्षण की नीति हमारे संविधान में आई है। इवन एक समय ऐसा भी आया था कि संविधान सभा में जब आरक्षण की बात आई थी तो
उस वक़्त कांग्रेस के ही जो अपर कास्ट के शीर्ष नेता थे, उन्होंने आरक्षण की नीति का विरोध भी किया था। तो जब इस नीति का विरोध हुआ और इस संविधान के अंतर्गत आरक्षण की नीति को जब इंट्रोड्यूस करना था, तब बाबा साहब अम्बेडकर काफ़ी मायूस भी हुए कि काफ़ी लोग उनके अगेंस्ट में चले गए थे और आरक्षण की नीति संविधान में आएगी या नहीं, इस तरह का भी सवाल उठा था। तब वो कई दिनों तक शांत रहे। उसके बाद जब कांग्रेस वालों को लगा कि शायद अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे देश का संविधान कैसे बनेगा? तो उसके बाद आरक्षण की नीति को फिर संविधान में इम्प्लीमेंट किया गया। तो बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के साथ आरक्षण की नीति संविधान में आई है। बहुत मुश्किल से हिंदू कोड बिल संविधान में आया है, जिसके तहत हमारे महिलाओं को भी आरक्षण मिला है। उसके बाद फिर महिलाओं को इसी हिंदू कोड बिल के तहत जो है संपत्ति का अधिकार और बाकी अन्य अधिकार मिले हैं और उसके बाद उन्हें भी मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया है, पॉलिटिकल आरक्षण भी मिला है। तो ये जो आरक्षण की नीति है, आज दुनिया में इसका दबदबा हो रहा है, आज दुनिया इस आरक्षण नीति को मान रही है। आज दुनिया में जहाँ पे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे ये रिपोर्ट पेश की गई और वहाँ पे सराहना की गई। तो मुझे लगता है कि जब इस लेवल पे दुनिया में आरक्षण की नीति की सराहना हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पॉलिसी मेकिंग को अब दुनिया मान रही है, तब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आरक्षण के नाम पर जो भी जिस तरह से भी बदमाशी की जाती है, जिस तरह से भी लोग कोशिश करते हैं कि आरक्षण की नीति को धूमिल किया जाए या फिर आरक्षण का टक्का कम किया जाए, उस पर आप हमेशा अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, हमें बताइए, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से आवाज़ बुलंद करें। तो आज के लिए बस इतना ही कि किस तरह से हमारे आरक्षण नीति ने देश को बनाया है, इस राष्ट्र को बनाया है और दुनिया को बनाने में भी ये आरक्षण की नीति सफल साबित हो रही है। तो हम सब मिलकर इस आरक्षण का सपोर्ट करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और हमारे जो भी लोग पीछे आज भी छूटे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जिनको ये आरक्षण की नीति का लाभ नहीं मिला, उन्हें कैसे लाभ मिले, वहाँ तक ये नीति कैसे पहुँचे, इसके लिए भी हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।